साक्षी में गोली बांध रहा है। सोचो अगर कल सुबह आप उठो और पूरा का पूरा सोशल मीडिया बंद हो जाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ भी ना चले, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? और पूरा का पूरा देश का यूथ सड़कों पे उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ, तो क्या होगा? और यही सेम सिचुएशन हो चुकी है इस वक्त नेपाल में। नेपाल की गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एप्स को कर दिया है बैन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स सब कुछ बंद, सब टिकटॉक और कुछ एप्स को छोड़ के। वो आपको इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा ऐसा क्यों। और इन सोशल मीडिया एप्स को बैन करने का कारण ये बताया जा रहा है कि एप्स के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी और फेक अकाउंट बनाए जा रहे थे, लेकिन असली कारण ये नहीं है। बहुत सालों से नेपाल का यूथ करप्शन, बेरोजगारी, नेपोटिज्म से परेशान है। पॉलिटिशियंस की लग्जरी लाइफ और उनके बच्चों का दिखावा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। हैशटैग नेपो किड्स, नेपो बेबी जैसे ट्रेंड्स वायरल हो रहे थे। और दूसरी तरफ जो आम यूथ था वो स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। और जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया तो ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन नहीं था, ये इन यूथ की आवाज को रोकने की एक कोशिश थी। सोशल मीडिया एक डिजिटल दुनिया है जहाँ पे जेनजी और यूथ अपनी बात रखते हैं, वहीं पे सोशल मीडिया ऐप बंद कर दी गई। यही बना यूथ की फ्रस्ट्रेशन का कारण। और जहां पे यूथ पहले सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाते थे, वहां पे अब यूथ सड़कों पे उतर आए हैं। नेपाल के जंजीज को लगा कि अगर अब और चुप रहे तो ये सिस्टम उन्हें और दबाता रहेगा। ये एक सही मौका है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। तो क्या समझ आया? असली आग करप्शन की थी और सोशल मीडिया बैन ने उस आग में एक पेट्रोल का काम कर दिया। प्रोटेस्ट की शुरुआत काठमांडू के मीठागर मंडल से हुई थी। स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल, यूथ सब सड़कों पे उतर आए। उनके नारे थे शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट सिर्फ कैपिटल तक लिमिटेड नहीं रहा। पोखरा, भरतपुर और बड़ी बड़ी सिटीज में ये प्रोटेस्ट फैलने लगा। हजारों स्टूडेंट सड़क पर मार्च करने लगे। पुलिस ने इंटेंशनली इसे कंट्रोल करने की कोशिश की टीयर गैस, वाटर कैनन से, लेकिन प्रोटेस्टर पीछे हटने वाले नहीं थे। कई जगह वायलेंट क्लैशेस हुए, पत्थर फेंके गए, बैरिकेड्स तोड़े गए और कुछ जगह तो पुलिस ने लाइव एम्यूनेशन का भी यूज किया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, ये स्पॉन्टेनियस था, ये पूरी तरह यूथ ड्रिवन था। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोटेस्ट में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। सोशल मीडिया बैन ने जेनजी को एक ही चीज सिखाई कि अगर डिजिटल आवाज बंद करोगे तो फिजिकल आवाज को कैसे रोकोगे। इंडिया के लिए ये बात कनेक्ट करने वाली है कि अगर हमारे इधर गवर्नमेंट सोशल मीडिया एप्स को ब्लॉक कर दे तो क्या हम लोग भी ऐसे ही सड़कों पे उतर जाएंगे नेपाल की तरह या नहीं? ये मेरा अपने हर एक इंडियन व्यूअर से सवाल है। हर प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होता और ये जेनजी प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 से लेकर 24 लोगों की जान चली गई और इसमें कुछ घायल भी हुए। प्रोटेस्टर ने कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को घेर लिया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक को भी। यहाँ तक कि सब में आग भी लगा दी। यहाँ तक कि काठमांडू की सड़कों पे फायर ट्रक, एम्बुलेंस, पुलिस तक ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हालत तब खराब हुई जब नेपाल को अपनी आर्मी तक डिप्लॉय करनी पड़ी और कहीं सिटीज में तो कर्फ्यू भी लग गया। इस चाउस में लूटने के भी इंसिडेंट सामने आए। उस शॉप से दारू, कपड़े, जूते तक चुरा लिए गए। हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया और इस प्रोटेस्ट की इमेज को थोड़ा नेगेटिव भी किया गया। और प्रोटेस्ट का प्रेशर इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को रिजाइन तक करना पड़ा और सोशल मीडिया बैन भी हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूथ का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पूरे देश की गवर्नमेंट को हिला दिया। ये चीज ये प्रूफ करती है कि अगर जेनजी एकजुट हो तो पूरे देश को हिला सकते हैं। इंडिया के लिए ये एक वार्निंग है, करप्शन और सेंसरशिप को लाइटली मत ले। देखो, जो मैंने आपको बताया वो था एक फेस। अब दूसरा फेस सुनो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ना कि वो सोशल मीडिया पे कोई कर रहा है और ना ही नेपाल में। और ये चीज सेम अभी बांग्लादेश में लोग फेस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कुछ महीने पहले जब बांग्लादेश की सरकार टूटी थी, सेम इसी तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर भाग गई थी। तब से वहां पे जो हिंदूज थे उनके ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि अभी जो जेनजीज है उनका खून तो गर्म है, प्रोटेस्ट करके सब चीजें बिगाड़ तो दी है, बट अगर जब तक उनको एक सही लीडर नहीं मिलेगा तब तक देश सही तरीके से नहीं चलेगा। अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो हर दिन बांग्लादेश से कितने चोरी, लूटने, मारने और हिंदुओं पे ज्यादा से ज्यादा अटैक करने की न्यूज आती है सामने, और कितने सारे हिंदू टेम्पल जलाए गए। अब आप कहोगे ये चीज कहाँ हुई, और यही चीज सेम अभी नेपाल में भी हो रही है। काफी सारे इंडियन सुपरमार्ट जला दिए गए, काफी सारे हिंदू के मंदिर को जलाया गया और हिंदुओं पर भी अटैक हुआ। तो जैसे नेपाल के जेनजीज ने भी प्रोटेस्ट किया है, वो सही किया अपने हक को मांगने के लिए, और वो उनका काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। बट अगर उनको सही जगह पे गाइडेंस नहीं मिली और एक सही लीडर नहीं मिला
तो फिर ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है एक मिलिट्री कंट्रोल। तो फिर सब इन्हीं दोनों का रूल चलेगा, या तो जेनजी या तो मिलिट्री का। तो अगर जेनजीज को एक सही लीडर मिल जाता है तो ये जवान खून देश की डेवलपमेंट और देश को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के बहुत काम आएगा। और अगर ये वहीं इनको कोई गलत लीडर मिल जाता है तो नेपाल किस दिशा में जाए वो आप देख ही सकते हो, बांग्लादेश किस तरीके से जा रहा है अभी। और इस प्रोटेस्ट के दौरान काफी सारी वीडियो सामने निकल के आई हैं कि जो इंडियंस है नेपाल में उन पे भी टॉर्चर हो रहा है, वो एयरपोर्ट से भी नहीं निकल पा रहे हैं इंडिया आने के लिए, वो लोग उधर फंस चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रोटेस्ट के बाद क्या होगा। 2 ही 3 ऑप्शन है, या तो अगर सही लीडर मिल गया तो एक सही दिशा में चला जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन यही है कि जो बांग्लादेश का हाल हो रहा है वही होगा नेपाल के साथ। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था, ये प्रोटेस्ट करप्शन, नेपोटिज्म और गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। और अब नेपाल का यूथ ओपनली डिमांड कर रहा है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने कहा है कि सरकार को पीसफुल प्रोटेस्टर के राइट तक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सिर्फ नेपाल तक की कहानी नहीं है, ये पूरे साउथ एशिया की कहानी है। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह यूथ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और सुपरीशन से लड़ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि नेपाल के जेनजी ने एक बोल्ड कदम उठाया है। बस एक बात याद रखना, अगर कल को सोशल मीडिया बैन हो गया या करप्शन बढ़ गया तो हमें भी क्या यही सब करना पड़ेगा? क्या हम लोग ये सब करने की हिम्मत रख पाएंगे? तो ये थी नेपाल की कहानी। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जा पाएगा नेपाल। या तो अगर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन और सही लीडर मिला तो आने वाले टाइम में नेपाल की डेवलपमेंट दूर नहीं, और अगर एक सही लीडर नहीं मिल पाया और सारा यूथ गलत डायरेक्शन में चला गया तो नेपाल का हाल बांग्लादेश की तरह ही होगा।